ठीक है, तो अभी तक हमारी सिस्टम की बात हो गई, हमने इंटरनेट ऑफ थिंग्स देख लिया कि क्या होता है। तो जो बेसिक कंपोनेंट्स है ना, एक हार्डवेयर के हवाले से अगर हम बात कर रहे हैं, तो उसमें हमारे पास आते हैं सबसे पहले सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। हमने बात कर ली कि जी इट इज अ कंपोनेंट इन अ कंप्यूटर सिस्टम दैट प्रोसेसेस डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस। यहां से हमने सिस्टम्स की डेफिनेशन समझने की कोशिश की। ठीक है। अच्छा, अब सीपीयू जो है वो क्या करता है, सीपीयू का रोल है क्या। ठीक है, और ये हम सबको पता है कि इट इज अ फंडामेंटल पार्ट, यानी सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है कंप्यूटर का। और बहुत लोग ये कहते हैं कि इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, क्योंकि ये वो जगह है जहाँ पे सारा डेटा, सारी इंस्ट्रक्शंस प्रोसेस की जाती हैं, सारा डेटा स्टोर किया जाता है। आपकी जो हार्ड ड्राइव होती है वो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट से अटैच्ड होती है, और सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में ही आपकी सारी मेमोरी और स्टोरेज दोनों चीजें होती हैं। ठीक है। अच्छा, एंड जितने भी कंप्यूटर्स हैं, चाहे वो कोई लैपटॉप हो, चाहे वो कोई पीसी हो, पर्सनल कंप्यूटर जिसको आप कहते हैं, या कोई इवन वॉच हो, या कोई रेफ्रिजरेटर हो, या कोई एयर कंडीशन हो, उसमें एक ऐसी जगह होती है जो कि हमारा प्रोसेसिंग यूनिट होता है। ठीक है। प्रोसेसिंग यूनिट, एक तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी सीपीयू, और हम उसको नॉर्मली प्रोसेसिंग यूनिट कहते हैं। उसमें होता यह है कि वो सारे एक वो सारे पार्ट्स जो कि प्रोसेसिंग में हेल्प करते हैं, और प्रोसेसिंग किस चीज की कर रहे होते हैं, वो डेटा जिसकी प्रोसेसिंग करके कोई आउटपुट क्रिएट किया जाता है, वो सारा डेटा प्रोसेसिंग यूनिट में आता है। बात आ रही है समझ में। जी सर। ठीक है। तो एक कंपोनेंट होता है इस प्रोसेसिंग यूनिट में जिसको हम कहते हैं माइक्रो प्रोसेसर। ठीक है। अब ये माइक्रो प्रोसेसर क्या चीज है, पता है किसी को। ये माइक्रो प्रोसेसर क्या चीज होती है। अच्छा, पहले हम इसको कहते थे प्रोसेसर, लेकिन हुआ ये कि विद द एडवेंट ऑफ टेक्नोलॉजी प्रोसेसर का साइज जो है वो श्रिंक होते 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 इतना सा हो गया। अब मतलब माइक्रो एक मिनी प्रोसेसर, प्रोसेसर की तरह काम करेगा। सॉरी, मतलब प्रोसेसर जिस तरह बिग डेटा को हैंडल करता है, बहुत ज़्यादा डेटा वो स्टोर करके एनालाइज करता है उसे, तो ये मतलब मिनी बेसिस में करेगा, थोड़ा थोड़ा डेटा लेकर करेगा, अभी इस पे मतलब बात, स्मॉल डेटा पैकेट्स लेकर उन पे करेगा। नहीं नहीं, अभी इस पे बात करते हैं ना कि ये डेटा पैकेट्स हैं क्या है। देखो, हम जब प्रोसेसिंग कैपेबिलिटी की बात करते हैं ना, तो ओवर द एयर्स जिस तरह से हार्डवेयर में इंप्रूवमेंट्स हुई हैं, हमने हार्डवेयर में इंप्रूवमेंट्स की बात की कि जी जो स्टोरेज डिवाइसेस थी वो इतनी सी हो गई हैं। तो इसी तरह से पहले हमने लॉजिक गेट्स की बात कर ली है, इसलिए हमें पता है कि जी लॉजिक गेट्स का क्या मतलब है। लॉजिक गेट से ट्रांजिस्टर्स बनते हैं, फिर ट्रांजिस्टर्स जो है वो कंबाइन होके प्रोसेसर बना रहे होते हैं, क्योंकि मशीन इंस्ट्रक्शंस जो होती हैं वो 1 और 0 पे होती हैं। तो 1 और 0 पे प्रोसेस करने के लिए हमें बहुत सारे लॉजिक गेट्स यानी बहुत सारे ट्रांजिस्टर्स चाहिए, और वो सब मिल मिला के प्रोसेसर बनाते हैं। हमने ओवर द इयर्स जो एडवांसमेंट्स हुई, उसमें हमने माइक्रो प्रोसेसर का साइज बहुत छोटा होते हुए देखा। यानी पहले तो इस साइज के लैपटॉप्स नहीं होते थे जिस साइज के अब होते हैं, और उसमें प्रोसेसिंग कैपेबिलिटी अब तो बहुत ज्यादा होती है। पहले हम कहते थे कि जी 133 मेगा का सिस्टम है, 233 मेगा का सिस्टम है। मेगा और गीगा का फर्क हमें पता है, वैसे वैसे तो अब मेगा का मतलब क्या है, मेगा किसे कहते हैं, 1000। 1000, और गीगा, 1000 का भी 1000 मिलियन। 1000 का भी 1000 यानी ठीक है। 10,000। हाँ, वेरी गुड। तो मेगा और गीगा, यानी पहले हम मेगा की बात करते थे और आहिस्ता आहिस्ता हम गीगा में पहुंच गए। यानी पहले हम कहते थे इतने मेगा इसकी स्पीड है, अब हम कहते हैं इतने गीगा का प्रोसेसर है ये। ठीक है। तो ये जो प्रोसेसिंग कैपेबिलिटी है ना, इसको हम मेजर कर रहे होते हैं MIPS में।
ये MIPS क्या है? MIPS किसी को पता है? मुझे तो नहीं पता। MIPS जो है नहीं। वो इट इज अ मेजर ऑफ अ प्रोसेसर स्पीड, और ये एब्रीविएशन है मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस पर सेकंड। ठीक है, अब ये बात समझो, MIPS यानी मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस पर सेकंड। जो हमारे पास प्रोसेसर्स थे वो पहले मेगाहर्ट्ज यानी इतने मेगाहर्ट्ज 2 पॉइंट फला मेगाहर्ट्ज यानी इतने मिलियन इंस्ट्रक्शंस पर सेकंड को प्रोसेस करने की कैपेबिलिटी रखते थे। ये मैं बात कर रहा हूँ अर्ली 2000s की। और उसके बाद आहिस्ता 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 हमने हार्डवेयर में इतनी एडवांसमेंट्स की कि अब हमारे पास जो प्रोसेसर आते हैं उनकी कैपेसिटी कितनी होती है? ये पता है आपको? जो M3 चिप है उसकी प्रोसेसिंग कैपेबिलिटी कितनी है? किसी को पता है? ये नाम तो बहुत, किसकी? मैं कह रहा हूँ नाम तो बड़ी आसानी से ले दिया था ना, M3 की ये लेटेस्ट चिप है। ये पता है कि ये कितनी प्रोसेसिंग कैपेबिलिटी है? सर मुझे जो है आईफोन या आईपैड की प्रोसेसिंग का चिप्स का नहीं पता। नहीं नहीं, कोई बात नहीं, मतलब ये तो पता होगा ना कि प्रोसेसिंग कैपेबिलिटी जैसे इंटेल के प्रोसेसर्स आते हैं तो हमें ये पता होता है कि जी इसकी इतना 2.4 गीगाहर्ट्ज है, या पता नहीं 3.2 गीगाहर्ट्ज है, क्या है। एक बात बताऊं, जो एम, वैसे ही बता रहा हूं, ये कोई कोर्स का पार्ट नहीं है, लेकिन ये आप लोगों की जरा इनसाइट्स के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। ये जो M3 चिप है ना, एप्पल एप्पल ने जो बनाई है, अब वो अपने मैकबुक्स में, एयर में, प्रो में दे रहा है। M3 चिप में 92 बिलियन ट्रांजिस्टर्स हैं। कितने? 92 बिलियन, बिलियन। और ये इसका एक 16 कोर CPU है, यानी वैसे तो ये 8 कोर CPU है, लेकिन ये 16 कोर तक जा सकता है। कोर क्या होता है इस पे हम बाद में बात करेंगे कभी किसी वक्त, हमारे हमें मौका तो मिलेगा तो जरा वो देखेंगे भी। उसके 16 थ्रेड्स होंगे। हाँ ठीक है, चलो अभी ऐसे रख लो इसको, लेकिन इस पे डिटेल में जरा बात करेंगे बाद में। पहले आहिस्ता आहिस्ता आना शुरू हुए पेंटियम 1 प्रोसेसर, पेंटियम 2 प्रोसेसर, पेंटियम 3 प्रोसेसर, पेंटियम 4, पेंटियम 5। ठीक है, उसके बाद पेंटियम डुअल कोर। याद है ना वो वक्त? तुम लोग सर छोटे हो। पेंटियम अभी भी चलता है। अभी भी चलता है, इंटेल पेंटियम प्रोसेसर्स अभी भी हैं। लेकिन अब वो प्रोसेसर्स की सीरीज डिफरेंट है ना, अब Core i3, Core i4, सॉरी Core i5, Core i7, फिर Core i7 में जनरेशन पता नहीं 12, 12, 13, इस तरह से चलते हैं। 14 तक है सर। 14 तक है। ठीक है, तो और ऑब्वियसली उसमें भी टेक्नोलॉजीज हैं मुख्तलिफ तरह की, ARM बेस्ड टेक्नोलॉजीज है। ठीक है, सिस्टम ऑन अ चिप यानी SoC टेक्नोलॉजी है जो कि M3 है। तो इस तरह के बहुत सारे प्रोसेसर्स हैं। फिर आपने अलग GPU भी दे दिया है, यानी GPU किसे कहते हैं? ग्राफिकल प्रोसेसिंग। ग्राफिकल ग्राफिक्स प्रोसेसिंग। प्रोसेसिंग यूनिट। तो हुआ ये कि हमने कहा कि यार ये जो ग्राफिक्स है ना, ये बहुत ज्यादा लोड दे देते हैं, बहुत ज्यादा टेंशन दे देते हैं प्रोसेसर को। तो इसलिए ग्राफिक्स के लिए अलग प्रोसेसर बना दो और उसको GPU कह दो, ताकि जो प्रोसेसिंग कैपेबिलिटी है वो अपनी जगह रहे, और ग्राफिक्स की जो कैपेबिलिटी है वो सिस्टम में अलग से हो, ताकि जो मैथमेटिकल सिमुलेशन या और जो चीजें हैं वो अलग से प्रोसेसर करता रहे, ग्राफिक कैपेबिलिटीज अलग से हो। तो इसलिए गेमिंग PCs जो है जिनमें बहुत ज्यादा ग्राफिक्स इस्तेमाल होते हैं, उनके लिए आपको अलग से एक GPU चाहिए होता है। वरना अगर जीबीयू नहीं लिखता तो आपका प्रोसेसर 100% तक हिट कर जाता है। एग्जैक्टली exactly। और फिर क्या होता है? वो ओवरहीट होके ब्लास्ट। थ्रॉटलिंग एग्जैक्टली, और वो ओवरहीटिंग। ओवरहीट भी हो जाता है, और वो ओवरहीट होके अपनी अपनी फंक्शनैलिटी भी खत्म कर सकता है। वो ब्लास्ट, ब्लास्ट के केसेस तो कम है, बट ये कि वो जरा सा स्पार्क हो जाता है, ओवरहीट होके वो बंद हो जाता है, इस तरह की चीजें होती हैं अगर आप बहुत ज्यादा एक्सटेंसिव गेमिंग उस पर करते हैं। तो गेमिंग, सिर्फ गेमिंग नहीं,
कोई भी ऐसा टास्क जिसमें आपको प्रोसेसर की कैपेसिटी 100% कंटिन्यूसली इस्तेमाल कर रहे हैं और वो गर्म हो जाता है, तो फिर गर्म होने के बाद वो अपनी जो फंक्शनैलिटी है वो खत्म हो जाती है। तो कोई भी मशीन हो वो इसी तरह से काम करती है ना। आप पानी की मोटर को बहुत देर चला देंगे तो वो गर्म होके खराब हो जाती है, जल जाती है, जिसको हम आम अल्फाज में कहते हैं ना, जल जाती है। तो प्रोसेसर भी के साथ भी यही होता है कि वो गर्म होके जल जाता है। इब्राहिम बहुत देर काम कर ले अगर, तो क्या होगा? फिर इतनी देर काम करेगा तो फिर कुछ होगा। नहीं, इब्राहिम बहुत काम देर ही नहीं काम करूंगा करे, बहुत देर। फिर पर कयामत आ वो खुद जाएगी। ब्लास्ट कर जाएगा। अगर बहुत अगर देर काम काम करेगा करेगा इब्राहिम तो तो थक के चुर होगा, फिर रात में नींद आएगी, ये होगा ना। तो यानी जो भी चीज, जो भी डिवाइस ज्यादा काम करेगी, अपनी कैपेसिटी से ज्यादा उसके ऊपर बोझ डाला जाएगा, वो बैठ जाएगी। भाई आप कितना वेट उठा सकते हैं? कितना वेट उठा सकते हो? सर मैं, सर 10 किलो, बस दस 10, 15, पंद्रह 20, सर। 50 ऐसे ही उठा लोगे। लेकिन अगर तुम्हारे ऊपर 500 किलो वेट आप तुमसे कहा जाए कि डाल डाल रहे हैं, तो होगा क्या? सर मर जाऊंगा ज्यादा से ज्यादा, कम से सर कम इंसान मर जाऊंगा इंसान नहीं सर। रहेगा। नहीं, वो तो एक अलग बात है, लेकिन ये कि तुम मतलब वो नहीं उठा सकते ना। ठीक है, तो इतना बोझ तुम मत नहीं उठा सकते, उतना ही बोझ उठा सकते हो जितनी तुम्हारी कैपेसिटी है। ज्यादा बोझ डाला जाएगा किसी भी चीज पे, चाहे वो प्रोसेसर हो, और एक और बात याद रखो, चाहे वो कोई सर्वर हो, किसी चीज का सर्वर हो। ये हम बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स पढ़ रहे हैं जो कि हमें आगे पढ़ने हैं इन 2 चैप्टर्स में। ठीक है, 3, 4। एक सर्वर है, सर्वर समझते हो? फिर थोड़ा सा अंदाजा, ज्यादा नहीं पता। ठीक है, सर्वर, कंप्यूटर सर्वर की बात नहीं कर रहा मैं अभी। सर्वर वो जो कि किसी रेस्टोरेंट में खाना खाने जाएं आप, एक आदमी आता है आपसे पूछता है, सर ऑर्डर क्या है आपका? क्या आप उसको तो उसको बोलते ऑर्डर हैं। आप उसको ऑर्डर देते हैं, फिर वो आपके को सर्व करता है वो ऑर्डर लाके। ठीक है, तो अब इमेजिन करो, एक रेस्टोरेंट में आप जाते हैं हसन, और उस रेस्टोरेंट में 50 टेबलें हैं और एक सर्वर है। और इत्तेफाक ऐसा है कि कभी उन 50 टेबलों पे एक साथ लोग नहीं आए, लेकिन जिस दिन आप गए उस दिन उन 50 टेबलों पे लोग आ गए, सारी टेबलें भरी हुई हैं, एक सर्वर है, यानी एक आदमी है जो कि ऑर्डर ले रहा है और ऑर्डर सर्व करता है। उस एक आदमी को हर टेबल पे बैठा हुआ शख्स बुला रहा है और उसको ऑर्डर देना चाहता है, क्या होगा? फिर वो एक्स्ट्रा फीस लेगा, अली क्या बहुत होगा? ज्यादा। अली क्या होगा, तुमसे पूछा है। हाँ, तो इब्राहिम भी तुमसे कह रहा क्या है ये क्या लेक्चर होगा? पास कर रहा है उसे? क्या? ये लेक्चर पास कर रहा है अली को? हाँ, क्या हो रहा है भाई ये? सर बता रहा था अली को, उससे सवाल पूछा गया है, वो क्या सो रहा है अली? पता नहीं क्या कर रहा है। अली, ये अजीज है। एक तो मुझे तुम नजर वो नहीं थक आते। जाएगा, बहुत ज्यादा नहीं कर पाएगा। क्या? बोल रहा हूँ वो थक जाएगा, नहीं कर पाएगा। बिल्कुल ठीक है, वो थक जाएगा और वो नहीं कर पाएगा। यानी सर्वर जो है बेचारा, समझो उसका नाम भी सर्वर है। सर्वर, पूरा नाम कोई बताओ, सर्वर, सर्वर न्याजी, उसका नाम है सर्वर न्याजी। तो बेचारा सर्वर न्याजी थक जाएगा और वो गिर पड़ेगा, इतने ऑर्डर उसके पास आ जाएंगे, तो वो सर्व ही नहीं कर पाएगा। तो बिल्कुल इसी तरह से कोई भी सर्वर होता है, चाहे वो कोई डेटाबेस सर्वर हो, चाहे वो कोई वेब सर्वर हो, चाहे वो कोई नेटवर्क सर्वर हो। ठीक है, उसके पास जब नंबर ऑफ रिक्वेस्ट्स उसकी कैपेबिलिटी, उसकी कैपेसिटी से बढ़ जाए, तो क्या होता है, वो सर्वर उन रिक्वेस्ट्स को एंटरटेन नहीं कर पाता और बैठ जाता है, जिसको हम कहते हैं ना सर्वर डाउन हो गया। तो ये सर्वर, सर्वर न्याजी नहीं, सर्वर डाउन हो जाता है। आई बात समझ में? तो हर प्रोसेसर की, हर सर्वर की एक कैपेसिटी होती है, एक उसकी कैपेबिलिटी होती है।
और वो कैपेबिलिटी या वो कैपेसिटी, हम सर्वर की जो कैपेसिटी है उसको हम मेजर करते हैं MIPS में, मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस पर सेकंड। यानी ये कितने मिलियन इंस्ट्रक्शंस पर सेकंड हैंडल कर सकता है। ठीक है। सर मैंने एक वीडियो देखी थी कि किसी ने इंटेल के लेटेस्ट सीपीयू को 9 गीगाहर्ट्ज तक क्लॉक कर लिया था। 9 गीगाहर्ट्ज तक क्लॉक करने का क्या मतलब है? ये 9 मिलियन प्रोसेसिंग पर सेकंड। हम्म। सर 90,000 प्रोसेसर प्रोसेसेस पर सेकंड। ठीक है, देखो ये डिपेंड करता है बेसिकली कि फॉर एग्जाम्पल अगर एक, खैर ये लंबी कैलकुलेशन होती है, इसमें हम जो दो ये बेसिकली मेजर्स हैं सीपीयू की स्पीड को मेजर करने के, एक मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस पर सेकंड और एक मेगाहर्ट्ज या गीगाहर्ट्ज। हर्ट्ज जो है वो क्लॉक स्पीड के हवाले से होते हैं कि कितने क्लॉक साइकिल्स पर मशीन साइकिल हो रहा है, और मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस जो है वो पर इंस्ट्रक्शन बेस्ड होते हैं। तो हमें इन दोनों को भी मिलाना नहीं है, बस ये देख लेना है कि ये दोनों स्पीड का मेजर है प्रोसेसर की। यहां तक क्लियर है? जी सर सही। ठीक है। तो प्रोसेसर जो है, माइक्रो प्रोसेसर ऑब्वियसली बिल्कुल सीपीयू की तरह, सेंट्रल प्रोसेसिंग की तरह ही काम करता है, बट ऑन अ स्मॉलर स्केल माइक्रो प्रोसेसर होता है। और सीपीयू जो है कैन प्रोसेस थाउजेंड्स ऑफ कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शंस, अ माइक्रो प्रोसेसर विल प्रोसेस मच मोर लिमिटेड सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, क्योंकि वो माइक्रो प्रोसेसर होता है। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में ऑब्वियसली ज्यादा कैपेसिटी होती है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में जीपीयू भी होगा, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में रैम भी होगी, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट आपको वर्चुअल मेमोरी की फैसिलिटी भी प्रोवाइड करेगा। ये सब चीजें क्या होती हैं हम देखते रहेंगे आहिस्ता आहिस्ता। ठीक है, ये क्लियर है? ओके सर सही। वेरी गुड। अब तीसरी चीज की तरफ आते हैं। देखो, और तीसरी चीज क्या है? एक एम्बेडेड सिस्टम। एम्बेडेड सिस्टम किसे कहते हैं? कि एक ऐसा सिस्टम जो कि किसी स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करने के लिए किसी डिवाइस में बिल्ट इन होता है। यानी क्लॉक में बिल्ट इन है, एयर कंडीशन में बिल्ट इन है, आपकी गाड़ी में बिल्ट इन है कोई सिस्टम, एक आपकी गाड़ी में एक चिप लगी हुई हो, एक स्टिकर लगा हुआ हो, और वो जैसी बारिश हो आपके वाइपर्स को ऑटोमेटिकली ऑन कर दे। तो इस तरह के सिस्टम को हम कहते हैं एम्बेडेड सिस्टम, यानी ऐसा सिस्टम जो कि किसी चीज में एम्बेडेड हो। एम्बेडेड किसे कहते हैं? जिसके अंदर हो। एग्जैक्टली, बिल्ट इन। यानी एम्बेडेड का मतलब है बिल्ट इन। ठीक है, एम्बेडेड का मतलब है फिक्स्ड, बिल्ट इन, अटैच्ड। तो एम्बेडेड सिस्टम जिस, एक ऐसा सिस्टम जो कि एक ऐसा माइक्रो प्रोसेसर जिसमें कोई बिल्ट इन हो, जो कि स्पेसिफिकली उस पर्टिकुलर चीज के लिए बनाया गया हो। ठीक है, और ऐसे सिस्टम्स को हम कहते हैं स्पेशल पर्पस सिस्टम्स। ठीक है, यहां तक क्लियर है? इंटरनेट ऑफ जी थिंग्स क्लियर है। क्लियर है? जी सर। सेंट्रल जी प्रोसेसिंग सर। यूनिट क्लियर है? सिस्टम क्लियर है? माइक्रो प्रोसेसर क्लियर है? मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस पर सेकंड क्लियर है? और माइक्रो प्रोसेसर और एम्बेडेड सिस्टम, ये 6-7 चीजें हैं। अगर आपके जहन में बिल्कुल क्लियर है तो ये दो जो चैप्टर्स हमने पढ़ने हैं सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के, इसमें आपको बड़ी आसानी हो। ठीक है, अब एक काम ये करना है कि अभी तक मैंने आप लोगों का कोई क्विज नहीं लिया। मैं एक दफा कह चुका हूं कि मैंने क्विज लेना है और मैं क्विज लूंगा।
नेक्स्ट क्लास में आई विल बी टेकिंग अ क्विज ऑफ ऑल दीज टर्मिनोलॉजीज। ये जो हमने टर्मिनोलॉजीज पढ़ी है ना आज भी, इन सब की डेफिनेशन आप सबको याद होनी चाहिए, और जो क्विज है वो आपने लिख के मुझे देना है। ठीक है, मैं उसका तरीका निकालूंगा कि किस तरह से करना है, या तो हम काहूट पे करेंगे कुछ, और या फिर किसी और तरह से करेंगे। ऑनलाइन आपका क्विज होगा, और इन टर्मिनोलॉजीज का जो कि हमने किए, इनकी डेफिनेशंस आपको लिखनी है। ठीक है, क्योंकि देखो एग्जाम में आपको लिखनी है चैप्टर ये 3 सब से चीजें याद करके। क्या कह रहे हो? सिर्फ चैप्टर 3 की टर्मिनोलॉजी होंगी? आवाज तुम्हारी गूंज रही है बिल्कुल, किसी को समझ आ रही तो बता दो मुझे। सिर्फ चैप्टर 3 की टर्मिनोलॉजी होंगी? हाँ, अभी तक तो सिर्फ चैप्टर 3 की टर्मिनोलॉजी। ठीक है इब्राहिम, फाइज ठीक है, हसन, शाहनवाज, अली, जी जी सर। सर। ओके करो ना। अगर ये ठीक है, बात समझ में आई है, क्लियर है, कोई टेंशन नहीं है, कोई मसला नहीं है, तो जरा सा थम्स अप करके बताओ। नहीं, जूम वाला थम्स अप। जूम वाला थम्स अप। अली को नहीं क्लियर? सर क्लियर है। थम्स अप कहाँ है? जी हसन। सर गलती से थम्स अप नीचे करने के अलावा हैंड ऊपर कर दिया। अच्छा चलो ठीक है, ठीक है। अच्छा, अब आज हम यहीं तक रखेंगे, और अब जो नेक्स्ट क्लास है वेंसडे को, और उसके बाद होपफुली मैं सैटरडे को भी आपकी क्लास लूंगा एक, जो कि कोशिश कर रहा हूँ फिजिकल हो इस सैटरडे, नहीं नहीं तो नेक्स्ट सैटरडे, ताकि हम जरा सा फिजिकली भी बैठें, और जो चीजें हमें नहीं क्लियर हो रही हैं ठीक तरह से, उनकी जरा सा प्रैक्टिस कर लें। ठीक है, टाइम और ये सैटरडे होगा या नेक्स्ट सैटरडे, वो मैं आपसे डिस्कस कर लूंगा व्हाट्सएप ग्रुप पे। और फिर ये, लेकिन मैंने सिर्फ आपके जहन में ये बात डाली है कि हमें एक दिन अगले 2 हफ्ते में फिजिकली जो है वो वी नीड टू हैव अ क्लास। ओके सर, सही है। ठीक है, ओके। और ये चैप्टर्स डाउनलोड कर लो जरा अपने पास, गूगल क्लासरूम पे मैंने अपलोड कर दिए। चाहे तो बुक लेनी है अगर आप लोगों को, तो ये बुक ले लें। ओके सर। ठीक है, इसकी एक और बुक भी आती है पार्ट 2 की, वो मत लीजिएगा चाहे तो अभी, ये बुक आप चाहे तो ले लें। वैसे तो यही बुक है जो मैंने स्कैन करके अपलोड कर दी है, इसकी सॉफ्ट कॉपी मिल नहीं रही कहीं, बड़ा मुश्किल है इसकी सॉफ्ट कॉपी ढूंढना, मतलब मुझे तो ऐसे ही सर लगा। वो मैंने अपलोड कर दी सॉरी, सॉफ्ट कॉपी। मैंने सॉफ्ट कॉपी अपलोड कर दी क्लासरूम में। किसने? तुमने किया अपलोड? चलो वो मैं जी देख सर। लेता हूँ, अगर है तो बहुत अच्छा है। ठीक है, चलो, थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज़। ओके सर, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़ सर।